हाँ बच्चों, सारे बच्चे सभी लोग जल्द से जल्द ऐड हो जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सारे बच्चे ऐड हो जाओ। सारे बच्चे बतलाएं साउंड क्वालिटी सबका सही है? सबको साउंड सुनाई दे रहा है एंड बोर्ड साफ साफ नजर आ रहा है सबको? एवरीथिंग इज फाइन, ओके। और भी बच्चे जल्द से जल्द ऐड हो जाएं, है ना। जो भी क्लास होगा उसमें कोशिश यही करना है कि हम लोग 5 मिनट पहले से रेडी रहें, है ना, ताकि ऑन द टाइम, एट द टाइम हम लोग क्लास स्टार्ट कर सकें। सारे बच्चे आ गए? कल जो हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में चेन रूल, है ना, एंड आप लोगों को हम बार बार बोल रहे हैं होमवर्क सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। जो भी होमवर्क दिया जाता है, चाहे वो क्लास में हो या फिर चैट सेक्शन में हो। अभी 60% बच्चे होमवर्क सेंड करते हैं, अप्रोक्स 40% स्टूडेंट होमवर्क शायद अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो 60 से हम चाहते हैं कि वो 100% स्टूडेंट होमवर्क को अटेम्प्ट करें, ठीक है। जो लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं वो भी सॉल्व करें, गलत होने से डरना नहीं है, ठीक है। गलत होगा होने दो, लेकिन आपको कैलकुलेशन करना है, होमवर्क अटेम्प्ट जरूर करना है, रिवीजन जरूर करना है ना। आपके गार्जियन पैसे खर्च करते हैं तो आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं, और अगर उम्मीद नहीं भी रखते हैं तो कम से कम इतना तो जरूर उनके मन में होता है, आपके गार्जियन के मन में, कि भले ही आप उनका सपोर्ट करो ना करो, वो तो फ्यूचर की बात है, बट एटलीस्ट आप अपना फ्यूचर जरूर सिक्योर कर सको, है ना। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे, सिक्योरिटी बनाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपके गार्जियन का भी सिक्योरिटी बनेगा। इसलिए गलत हो होने दो, बट अटेम्प्ट सब लोग करें। क्लास को कंटिन्यू करें बाबू। बहुत सारे बच्चे लगता है 2:45 में ज्वाइन करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में करते हैं। पहला क्वेश्चन आज हम करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आप लोग करना, तब तक कुछ और भी स्टूडेंट आ जाएंगे, है ना। तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और स्टूडेंट तब तक ऐड होंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हमें मान लो दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, ऐसा है, एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो यहाँ पे इसे हम सोल्व करने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है y के जगह पे जो भी दिया हुआ है उसे पुट करना,
उसके बाद हम लोग जो भी रूल्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो पुट करने वाला स्टेप हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो दो फंक्शन है और दोनों आपस में ऐड है, तो एडिशन रूल हमें अप्लाई करना होगा। तो डायरेक्ट अलग अलग करके लिख रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसे साइन एक्स टू दी पावर 2 लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल पावर 2 लिखा जा सकता है। सिमिलरली कॉस एक्स का होल पावर 3 लिखा जा सकता है। तो इसे हम लिख रहे हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई dx। अब यहां से हम लोग चेन रूल में आएंगे। चेन रूल में क्यों आएंगे, तो देखो ये किस टाइप का है, बेस में वेरिएबल है साइन एक्स है और पावर में कांस्टेंट है। ये x टू द पावर n के जैसा है, x टू द पावर n के जैसा है ना, बेस में वेरिएबल पावर में कांस्टेंट। तो साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला वैलिड तब होता है जब बेस और यहां सेम होता है। तो यहां सेम नहीं है तो सेम बना देंगे। सेम कैसे बनेगा, तो यहां सेम रखने का मतलब है यहां साइन है तो यहां भी साइन होना चाहिए। ये अपने मन से हमने डिवाइड करा, इसे मेंटेन करेंगे। और अब यहां भी सेम सेम होना चाहिए, तो ये x है तो यहां x दे दिए प्लस। अब इसका काम करेंगे बिल्कुल इसी के जैसा, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होल पावर 3, बेस सेम होना चाहिए तो यहां cos x दे देंगे, यहां मेंटेन करेंगे और फिर यहां x सेम सेम हो गया, यहां भी सेम सेम हो गया। अब फॉर्मूला लिख देंगे, तो ये x टू द पावर n के जैसा है, यहां बेस सेम है ना, ये वाला सेम है, तो ये सेम है तो x टू द पावर n का फॉर्मूला वैलिड होगा। तो यहाँ पावर इनटू में आएगा और एक पावर माइनस हो जाएगा, तो 1 पावर बचेगा, मतलब साइन एक्स बचेगा। तो इतना को इतना लिखा हमने, और ये साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस यहां पे ये सेम है तो x टू द पावर n का फॉर्मूला वैलिड होगा। तो 3 पावर जो है वो इनटू में लिखा और एक माइनस करके लिखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा इनटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब इसको रिफ्रेश करके आप फाइनल लाइन लिख सकते हो, है ना। रिफ्रेश कर दिया जाए तो रिफ्रेश करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दो, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है कि नहीं। आप अगर ट्रिगो पढ़े हो तो ट्रिगो में फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो या फिर इसे साइन 2x लिख सकते हो। साइन 2x ट्रिगो में फॉर्मूला आप पढ़े होगे, इतने को साइन 2x लिखा जा सकता है। चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो और इतना भी लिख सकते हो, प्लस प्लस प्लस। एंड ये देखो यहां ये माइनस है तो माइनस यहां पे आ जाएगा, तो इसको माइनस बना देंगे तो ये माइनस और क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो लगता है सारे बच्चे आ चुके हैं, कुछ बच्चे और बच रहे हैं, है ना। तो ये आप नोट करें और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। y is equal to 3 by 2x plus 1, y equal to 3 by 2x plus 1 फाइंड आउट करना है dy by dx। नोट करें और उसे सॉल्व करें। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल लास्ट में कुछ कराया था। ये क्वेश्चन हमने जानबूझ के दिया आप लोगों को, है ना, ताकि आपसे ना भी बने तो इसे हम बतला पाए। प्रीवियस क्लास का रिवीजन हमेशा करके रखना है।
रिवीजन कभी बंद नहीं करना है। और अभी तो आपके पास बहुत ही टाइम होता है रिवीजन करने का। आगे तो जब बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो फिर आपको रिवीजन करने का मौका बहुत कम मिलने का चांस होगा। अभी तो सिलेबस आप बहुत कम पढ़े हो, ना के बराबर पढ़े हो, तो अभी आपको होमवर्क की जगह पर रिवीजन ही तो करना है। जिनका हो जाएगा सॉल्व वो आंसर टाइप कर देना बाबू। अमित कुमार -6 डिवाइड बाई 2x + 1⁻²। बिल्कुल करेक्ट अमित कुमार, बिल्कुल करेक्ट। तनीषा कुमारी -6 डिवाइडेड बाई 2x + 1⁻²। ठीक है। शिवम कुमार आपका गलत है, शिवम कुमार आपका माइनर मिस्टेक है, चेक करो। प्रीति कुमारी -6 बाई 2x + 1⁻²। ठीक है। दीपक कुमार भी आपका भी ठीक है, बहुत अच्छे। और ईमानदारी होना चाहिए अपने आप में, है ना, कॉपी नहीं करना है, खुद से बनाना है। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, है ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। आप लोग सामने भी नहीं हो वरना आप लोग की पिटाई भी करते, है ना। अभी तो पिटाई होने का भी डर नहीं है सामने में। पीयूष राउत बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। मनोज कुमार आपने लिखा सही है बट ब्रैकेट छोड़े हुए हो आप। ब्रैकेट से कुछ हमें ध्यान आया, आप लोग ध्यान से सुने। आप लोगों को जो भी होमवर्क देता हूं उसमें जो भी बच्चे व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन भेजते हैं उन सभी सॉल्यूशन को मैं चेक करता हूं। और एक कॉमन मिस्टेक मेरे को दिखाई दिया है, कुछ बच्चे, सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे हैं जो ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। और ब्रैकेट का यूज नहीं करने की वजह से उनका सिंप्लीफाई में एरर आ जाता है। तो कोशिश करें कम से कम, मतलब आपको जो सिखाया है हमने वो तो आप सीखे हो, बट सिंप्लीफाई में कुछ वीक पॉइंट होने की वजह से आपका जो फाइनल आंसर है वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब डिफरेंशिएशन आप कर लेते हो, उसके बाद गड़बड़ कर लेते हो। तो ब्रैकेट का यूज किया करो, ठीक है। कुछ बच्चे जो है ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, ब्रैकेट यूज किया करो, देखा करो कौन किसके मल्टीप्लाई में है। और आप लोग कुछ बच्चे ये कॉमन मिस्टेक करते हो। हाँ, तो ये हो गया, आपने सॉल्व किया। चलो इसको हम भी कर देते हैं बाबू। dy/dx, देखो इसको डिटेल में करते हैं। और जिनको भी थोड़ा लगता है कि हमें थोड़ा देर से समझ में आता है वो डिटेल में ही सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना, वरना शॉर्टकट के चक्कर में सीखोगे भी नहीं। ये जो इतना है इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2x + 1⁻⁻1 है ना। तो देखो यहां y का वैल्यू अगर हम पुट करें तो 3 तो बाहर में मल्टीप्लाई है, तो 3 को हम बाहर कर सकते हैं बाबू। बतलाए थे कि अगर किसी फंक्शन में बाहर मल्टीप्लाई है 3 मतलब कांस्टेंट, तो उसे बाहर रखा जा सकता है ना। तो 3 को हमने बाहर रख लिया और अब उसे पुट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 1⁻⁻1। और देखो ये किस टाइप का वेराइटी है पहले ढूंढो। यहाँ बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट है, मतलब x⁴n टाइप का है ये। तो जब x⁴n टाइप का है तो बेस में सेम होना चाहिए, यहाँ जो बेस में है और यहाँ जो होगा वो सेम होना चाहिए, है ना। तो चलो इसको भी यही लिखते हैं, आगे जगह नहीं है तो नेक्स्ट लाइन में उसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन में देखो dy/dx, 3 को हमने बाहर रखा, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। 2x + 1⁻⁻1 बेस में जो है वही यहाँ लिख देंगे, तभी तो फॉर्मूला वैलिड होगा। अब इसको मेंटेन करेंगे।
तो यहाँ पे dx लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। एंड नाउ वी कैन राइट 3, तो 3 रह जाएगा बाहर। ये देखो बेस सेम है तो फॉर्मूला वैलिड होगा x टू द पावर n का, तो पावर आएगा इनटू में, और एक पावर माइनस हो जाता है तो -1 पहले से है, फिर से -1 होगा तो -2 हो जाएगा। तो -2 हो जाने का मतलब है जब पावर में नेगेटिव होता है तो उसे डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड में डायरेक्ट लिख दिया जाए। तो -2 था, जब हमने डिवाइड में लिखा तो +2 बन जाएगा। एंड इनटू ये देखो 2x और 1 दोनों आपस में ऐड है, तो ऐड है तो उसे अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, जो 2x है उसमें 2 बाहर आएगा और x का आपने पढ़ा है 1, है ना, एंड प्लस में 0 1, जो अकेला कांस्टेंट 1 है उसका 0 हो जाएगा। तो देखो आप लोग जो है कुछ ऐसा ही टाइप का मिस्टेक करते हो, जैसे हमने यहाँ पे ब्रैकेट दिया है ना, ये जो इतना डिपार्टमेंट है वो इस पूरे के इनटू में है, तो आगे जो उसके जगह पे लिखेंगे वो भी तो इसके इनटू में ही होगा, तो ब्रैकेट हमने दे दिया। और आप लोग कुछ बच्चे ब्रैकेट नहीं देते हो जिसके कारण से कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाता है। तो ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, देखो ये 2 बचा, 2 और ये -3 तो -6 और डिवाइडेड बाई 2x + 1 का पावर 2, तो ये हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है बाबू, ध्यान होगा कल हमने लास्ट में 1-2 क्वेश्चन कराया था जिसमें मिक्सअप इक्वेशन टाइप का था, है ना, इक्वेशन। तो आप लोग एक सॉल्व करें इक्वेशन टाइप का, CW क्लास वर्क दिया गया है, y इक्वल टू नहीं, मान लो आपको दिया गया है x³ - y³ + 4 इक्वल टू x + y, ऐसा है। एंड यू हैव टू फाइंड dy/dx, यू हैव टू फाइंड dy/dx। कल हमने लास्ट में 2 क्वेश्चन कराया था, उसी टाइप का है, ठीक है ना। जानवी कुमारी रिपीट सर, क्या रिपीट करना है, एग्जाम्पल, ये तो क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, इसी को बोल रहे होगे रिपीट करने के लिए। इसमें हमने सिंपली ये बोला है हमें इसका dy/dx फाइंड आउट करना है, तो dy/dx फाइंड आउट करना है, इतने को हम इतना लिख सकते हैं। और हमने पढ़ाया था कि अगर किसी फंक्शन में बाहर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो उसे बाहर रखा जा सकता है डिफरेंशिएशन से, तो 3 को हमने बाहर रखा और बाकी को यहां रहने दिया, डिफरेंशियल फॉर्म में रहने दिया, है ना। एंड नेक्स्ट लाइन में हमने उसे मॉडिफाई किया, क्योंकि इसे डायरेक्ट तो डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, तो जब डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां देखो ये किस टाइप का है, किस वेराइटी का है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, दैट इज x टू द पावर n टाइप का है, जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक में। तो उसमें क्या था कंडीशन की, जो बेस में है वही यहां होना चाहिए तब वो वैलिड होता है, तो यहाँ सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए हमने नेक्स्ट लाइन का यूज किया। तो यहाँ बेस में 2x + 1 है तो यहाँ 2x + 1 दे दिया, तो ये हमने डिवाइड में अपने मन से लिखा, तो यहाँ भी हमने उसे मल्टीप्लाई किया ताकि मेंटेन रह सके, तो ये मेंटेन हो गया, और अब dx लिख दिया, है ना, तो मेंटेन रह गया। तो 3 का 3, और ये x टू द पावर n टाइप का है, तो उसमें क्या करते हैं पावर इनटू में लिखते हैं, और फिर एक पावर माइनस करके लिख दिया जाता है, तो ये -1 है, फिर से -1 होगा, है ना, n-1 हो जाता है ना फॉर्मूले में, तो -1 -2 हो जाएगा, तो पावर में -2 होने का मतलब है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया, तो जब डिवाइड में आ गया तो +2 बन जाएगा। और ये 2x + 1 जो है इसको अलग अलग कर देंगे, उसमें एडिशन रूल लग जाएगा, तो ये 2x में 2 बाहर आ गया और बचेगा dx/dx, दैट इज 1, और जो 1 है 1 इज कांस्टेंट, अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो इसके बाद ये रिफ्रेश करके ये आ गया -6/2x + 1 का होल स्क्वायर। यहां dy/dx फाइंड आउट करें,
कुछ आया किसी बच्चे को? शिवम कुमार, 3x² प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3y² प्लस 1। ओके, देखते हैं। और किसी बच्चे को? एक बच्चे का हम और वेट कर रहे हैं, अभी एक बच्चा बोला है। और किसी को आया कुछ रिजल्ट? अमित कुमार, 1 - 3x² डिवाइडेड बाई -3y² प्लस 1। ओके, शिवम कुमार और अमित कुमार का आंसर थोड़ा सा डिफर कर रहा है। देखो यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान दो, इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ दोनों साइड है, LHS में भी और RHS में भी, तो क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट, देखो x के रेस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन ने पूछा है, तो बोथ साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया जाए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ LHS, डिफरेंशिएशन ऑफ LHS विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ RHS विथ रेस्पेक्ट टू x। अब जो भी नियम कानून होता है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x³ विथ रेस्पेक्ट टू, इसको अलग कर लिए, फिर माइनस है तो माइनस दे दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ y³, बड़ ध्यान दो बाबू, यहाँ ये देखो x⁴n टाइप का है, बेस में y है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, y। तो dy हमने अपने मन से लिखा है, तो dy मल्टीप्लाई करके मेंटेन रखेंगे, और ये dx का dx रह गया, ठीक है ना। प्लस ये जो 4 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रेस्पेक्ट टू x। आगे देखें, इक्वल टू, इसे भी अलग अलग कर दिया जाए, तो dx बाई dx प्लस dy बाई dx। तो यहां पे देखो क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में x³ का पावर इनटू में और एक माइनस होगा तो 3x² मिलेगा, माइनस है माइनस दे दिया। y³ का 3y² इनटू dy बाई dx, वो तो फाइंड आउट ही करना है, तो इसे रहने दो, प्लस है प्लस दे दो, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इक्वल टू x का x के रेस्पेक्ट में 1 है ना, प्लस dy बाई dx, ऐसा लिख देंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं, ये माइनस में है, इस डिपार्टमेंट को हम RHS में ले जा रहे हैं और बाकी को LHS में। तो देखो 3x² तो है यहाँ, रहने दिया, ये जो 1 RHS में है उसको लेफ्ट साइड करेंगे तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू, इसे हम RHS में कर दिए, तो dy बाई dx कॉमन कर ले रहे हैं, तो इसमें बचेगा 1, और ये माइनस में है, वहां जाएगा तो प्लस 3y² और dy बाई dx कॉमन हो चुका है ना। तो अब यहां से देख सकते हो क्या आने वाला है, तो नेक्स्ट लाइन यहां लिखते हैं बाबू, तो यहां पे नेक्स्ट लाइन में फाइनल लाइन क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल टू, जो इनटू में है वो चला जाएगा यहां डिवाइड में, तो ये मिलने वाला है 3x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3y², ऐसा हो जाएगा।
ठीक है ना बाबू। तो ये हो गया रिजल्ट। एक बात और यहां पे सुने, ये तो सोल्व हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएशन अगर हम शुरू से पढ़ रहे हैं हम लोग तो ये सब समझ में आएगा, बीच से पढ़ने पे नहीं समझ आता है, ठीक है। इसी में एक स्टेप आगे बढ़ करके आपको ये पूछता है, जो कि कोई खास बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसी क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा होता, क्वेश्चन है इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड dy by dx at x is equal to 1। मान लो अगर ऐसा नया क्वेश्चन ना लेकर के इसी क्वेश्चन में हम प्रोसीड कर दिए, है ना। इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड dy by dx at x is equal to 1, मतलब जब x का वैल्यू 1 है देन dy by dx का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहां आप देख रहे हो x और y दोनों है, इक्वेशन में x और y दोनों है। हमें यहां जो क्वेश्चन में दिया है वो सिर्फ x का वैल्यू बतलाया है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू बतलाया है। अब अगर हमें dy by dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है x बराबर 1 पे, तो इस टाइप के सवाल में पहले dy by dx फाइंड आउट करेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि x बराबर 1 पे पूछा गया तो वो क्या करते हैं कि x बराबर 1 पहले ही पुट कर लेते हैं और तब उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये काम नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको पहले डिफरेंशिएट करना है। जब डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू मिलेगा उसमें इस वैल्यू को पुट करना होता है। लेकिन दिमाग में क्या आएगा इस क्वेश्चन को देख करके कि सर dy by dx का वैल्यू तो x और y दोनों आ रहा है, इसका वैल्यू तो x और y दोनों के फॉर्म में आ रहा है, तो x का वैल्यू तो 1 होगा सर, पुट कर देंगे, बट y को कितना पुट करेंगे सर, है ना। और ये जिस क्वेश्चन में भी ऐसा पूछेगा उसमें आपको ये चीज दिमाग में आ सकता है कि x तो पुट कर देंगे, y कैसे पुट करेंगे। तो ये कोई खास बात नहीं है, कुछ बच्चे को तो दिमाग में आ भी चुका होगा कि क्या करेंगे। x इज इक्वल टू 1 हमें दिया हुआ है। अगर हम इस ओरिजिनल इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। ओरिजिनल इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको एक भी वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा वैल्यू आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके, है ना। तो यहां पर वही करेंगे, x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, हम लोग यहां पुट करके अगर हम कह दें कि दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, लेट फर्स्ट इक्वेशन, तो यहां पहले y पता कर लेंगे, यूज x इक्वल टू 1 इन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो क्या आएगा, x क्यूब, x का वैल्यू 1 है तो x क्यूब का मतलब 1 हो जाएगा, माइनस y क्यूब प्लस 4 इक्वल टू x का वैल्यू 1 और प्लस y, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन जो भी फिजिक्स में आता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो इस क्वेश्चन को, हालांकि ये थोड़ा सा टफ आपको दिखाई देगा क्योंकि y में क्यूब है, इसको सिंपल फॉर्म में रख सके उसके लिए आपको हम क्या कर ले रहे हैं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो, और फिजिक्स में ऐसे भी सिंपल ही देगा। अगर हम ये x बराबर 1 ना लेकर के 0 बोल देते, मान लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0, इससे क्या है कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, है ना। तो क्या मिलेगा, ये 0 माइनस वाई क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0 प्लस वाई, ऐसा होगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, अभी भी उतना आसान नहीं हुआ है बाबू, अभी भी क्यूबिक के ही फॉर्म में है ना। चलो y क्यूब, इसको हमने RHS में कर दिया, y क्यूब प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू
0। अब यहां से अगर ये सॉल्व होने लायक है तो सॉल्व कर लेंगे। हमारा सिर्फ समझाने का मकसद यहां पर ये है कि पुट करके हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर x एंड y दोनों का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हो सकता है कुछ मिले, हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि वो सॉल्व करके कितना मिलेगा, है ना, दैट इज टाइम वेस्ट, है ना, क्योंकि हकीकत में आपको बहुत ही सिंपल टाइप का फिजिक्स में यूज होता है जिसमें एक वैल्यू पुट करोगे दूसरा अगला ही लाइन में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से कुछ तो y का वैल्यू मिलेगा, तो जो भी मिलेगा उसको हम लोग इस इक्वेशन में x और y की जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो कि टाइम लगेगा सॉल्व करने में, है ना, तो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल आपको छोटा सा बतला देते हैं, इसे नोट करें, नोट करें इसे। इस क्वेश्चन को बतलाने के पीछे बस इतना बात था कि जब भी ऐसा देगा तो आपको एक का यूज कर लो ओरिजिनल में, दूसरा फाइंड आउट कर लो और फिर dy बाई dx जो फाइंड आउट किए हो उसमें पुट कर लेना है। और यहां पे तो मेरे को डायरेक्ट इसका y का वैल्यू मिल रहा है। अगर आप लोग क्यूबिक इक्वेशन पढ़े हो मैथमेटिक्स में कि कैसे सॉल्व करते हैं तो कुछ बच्चों को दिख रहा होगा, यहां जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो y का एक वैल्यू जो है 1 मिलेगा, y का जो एक वैल्यू होगा वो 1 मिलेगा। हीट एंड ट्रायल मेथड शायद सुने होंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड से देखो, अगर हम y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब y का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। हालांकि इसके 3 वैल्यू आएंगे, बट हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वरना कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे। डन सर, डन सर, ओके। मान लो ऐसा है सिंपल, है ना, यहां पे शिवम कुमार ने लिखा y इक्वल टू 1 इज इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो बाबू? अगर इस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो कि y इज इक्वल टू 1 इज इनकरेक्ट, यहां पर देख सकते हो अगर y का वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉरी एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, y का वैल्यू 1 भी अगर पुट करेंगे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 का क्यूब तो 1 ही रह जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट। देखो यहाँ उसी चीज को हम बोलना क्या चाह रहे हैं, उसी चीज को समझाने के लिए सिंपल एग्जांपल लिए हैं। यहां पे देखो dy बाई dx फाइंड आउट करना है y इज इक्वल टू 1 पे, है ना, तो हम लोग y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, बट किस में, dy बाई dx में। तो dy बाई dx अगर फाइंड आउट करना हो तो ये तो इक्वेशन टाइप का है, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसे जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ LHS with respect to x is equal to differentiation of 4 with respect to x. This implies, इसको अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे तो differentiation of 3x with respect to x minus differentiation of 2y with respect to x, बट x लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि सेम सेम नहीं रहेगा और ये 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे y लिखेंगे तो मेंटेन कर देंगे dy लिख करके और यहाँ dx।
और इक्वल टू 4 तो अकेला कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो यहां पे देखो 3 को बाहर कर लेंगे और बचेगा dx by dx दैट इज 1 माइनस 2 को बाहर कर लेंगे और dy by dy दैट इज 1 और यहां पे इनटू में dy by dx इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, इसको अगर राइट साइड कर लें तो 2 यहां डिवाइड में आ जाएगा तो ये मिला dy by dx इज इक्वल टू 3/2। देखो यहां पर ध्यान से, यहां जो dy by dx मिला है वो 3/2 मिला। इसमें dy by dx को देखा जाए तो ना तो यहां पर x के फॉर्म में है और ना ही y के फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि ये जो dy by dx इस क्वेश्चन में आया है वो कांस्टेंट है, वो ये x या y पे डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये हुआ कि आप y का वैल्यू 1 बोलो, क्वेश्चन में y का वैल्यू 1 हो या क्वेश्चन में y का वैल्यू 2 हो या क्वेश्चन में y का वैल्यू 3 हो, जो भी हो, dy by dx का वैल्यू y के सभी वैल्यू के लिए सेम होगा और वो कितना होगा 3/2। इस इक्वेशन में जो स्लोप है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ध्यान रखना, एक अभी आपको नोट लिखने के लिए बोल रहे हैं, इसको आप नोट करें और इसके नीचे एक पॉइंट बोल रहे हैं उसे नोट कर लेना। इसे नोट करें, इसके बाद एक पॉइंट बतला रहे हैं, वो चैप्टर में बहुत जगहों पर डायरेक्ट यूज होगा जो अभी हमने ये कराया है। सोनू कुमार x इज इक्वल टू 2। क्या x इज इक्वल टू 2 बोल रहे हो बाबू? हाँ, y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x बराबर 2 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, x बराबर 2 आएगा। बट हम ये बोल रहे हैं कि y का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, dy by dx का वैल्यू 3/2 ही रहेगा, क्योंकि इसको y से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू जो आया है उसमें y मौजूद नहीं है, मतलब y पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज इंडिपेंडेंट। हाँ, इसे आपने नोट कर लिया होगा शायद। देखो यहां पे हम क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं और क्या समझने वाली बात है। आप अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, आखिर ये इंडिपेंडेंट क्यों आया उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं शॉर्ट में। एक्चुअली इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि दिस इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? तो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है, कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका जो स्लोप होता है, उसका जो स्लोप होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, सेम होता है। हम लोग एक्चुअली आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे है ना, 1-2 क्लास बाद, नेक्स्ट वीक में वो पढ़ेंगे जो अभी थोड़ा सा बात कर रहे हैं। कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। अभी ये समझ नहीं आएगा, ये आगे हम लोग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। अभी बस यहां पर एक पॉइंट बना के लिख लो, पॉइंट बनाकर उसमें लिखे स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन लिखें, स्लोप ऑफ अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, slope of a particular straight line remains same. Slope of a particular straight line remains same or constant, remains same or constant, remains same or constant. Slope of a straight line, particular straight line remains same or कांस्टेंट। इस लाइन का मतलब आप समझोगे, ठीक है ना, बिना पूछे ही आपको बताया जाएगा, क्योंकि वो हमारे टॉपिक में है, हमारे सिलेबस में है।
हाँ, तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक लिखे पैरामेट्रिक फॉर्म। सॉरी, एक मिनट, इस पे एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्योंकि इसका तो यूज हुआ नहीं इसमें, है ना। तो एक ऐसा करते हैं जिसका यूज हो। तो मान लो आपको दिया हुआ है 3x² माइनस 2y, चलो इसको थोड़ा चेंज करते हैं, 3y इक्वल टू 10, ऐसा है मान लो। 10 नहीं, 12 कर दिया जाए, 12। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। x बराबर जब 0 होगा तब हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लिया जा सकता है, और यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि इसको नेक्स्ट लाइन में ही हम लोग 3 को कट कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा x² माइनस वाई इक्वल टू 4, है कि नहीं, ऐसा मिल जाएगा। अब इसे डिफरेंशिएट कर दिया जाए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0। 4 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, और x² का 2x माइनस dy बाई dx तो फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 2x। अब यहां ध्यान दो, हमें जो dy बाई dx का वैल्यू आ रहा है वो 2x आ रहा है, मतलब x के फॉर्म में आ रहा है, उसमें y मौजूद नहीं है। y मौजूद नहीं है, इट मींस y मौजूद नहीं है, इट मींस हमें y फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। हमें तो ये फाइंड आउट करने के लिए x पुट करना होगा, y का तो जरूरत है नहीं। तो यहाँ x तो डायरेक्ट दिया हुआ है, अगर मान लो y भी आता तो फिर x पुट कर लेते ओरिजिनल में और y मिल जाता, तो x और y दोनों पुट कर देते हैं, है ना। वो रिक्वायरमेंट का आधार पे काम होता है। तो चलो इसमें पुट किया जाए, पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो तो हम लोग लास्ट टॉपिक में चलते हैं। हेडिंग दो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। हेडिंग दो, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, सिंपल सा, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, ऐसा है बाबू। सुने, बहुत आसान है। इफ y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, देन फाइंड dy बाई dx इक्वल टू व्हाट, ऐसा बोल दिया। x का वैल्यू अलग दिया हुआ है, y का वैल्यू भी अलग दिया हुआ है, और तब पूछा dy बाई dx क्या होगा। यहां पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है, पैरामीटर बोलते किसे हैं। देखो
एक्स और वाई खुद तो वेरिएबल है ही, एक्स और वाई खुद तो वेरिएबल है ही। अब यहां पर एक तीसरा अननोन दिखाई दे रहा है, तीसरा अननोन दिखाई दे रहा है। देखो y का वैल्यू थीटा पे डिपेंड करेगा, अगर थीटा को चेंज करेंगे तो y का वैल्यू बदलेगा, है ना। थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1/√2 मिलेगा। मतलब थीटा को बदलेंगे तो y भी बदलेगा, y भी वेरी करेगा। तो यहां पे देख रहे हैं कि y डिपेंड्स ऑन थीटा, x ऑल्सो डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा बदलेंगे तो x का वैल्यू भी बदलेगा। तो x और y खुद तो वेरिएबल है ही, एंड ये दोनों सेपरेटली किसी तीसरे अननोन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये जो तीसरा इंसान आया, तीसरा वेराइटी आया, तीसरा जो अननोन आया, दैट इज नोन एज पैरामीटर। जब दो अलग अलग वेरिएबल्स का वैल्यू किसी तीसरे पे डिपेंड करे सेपरेटली, देन दैट तीसरा इज कॉल्ड पैरामीटर, and these type of equations are known as parametric equation, parametric form। फिर से बोल रहे हैं, जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स का वैल्यू किसी तीसरे पे डिपेंड करे, देन दैट तीसरा इज कॉल्ड पैरामीटर, पैरामीटर। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे dy by dx फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दें, y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है थीटा पे। हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। तो देखो इसमें करेंगे क्या ना, जो तीसरा इंसान होगा, तीसरा जो पैरामीटर है, उसी के रेस्पेक्ट में दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो। जैसे y का वैल्यू थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो यहां dy by d थीटा फाइंड आउट कर लो। y का वैल्यू पुट करेंगे, ये सेम सेम है, तो साइन थीटा का मिलेगा कॉस थीटा, तो dy by d थीटा मिल गया कॉस थीटा के बराबर, एंड x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 cos थीटा, तो यहां भी x का वैल्यू 2 पर डिपेंड करेगा, सॉरी थीटा पर डिपेंड करेगा, तो यहां भी x को डिफरेंशिएट कर लो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 2 तो बाहर में मल्टीप्लाई है, वो बाहर रह जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, 2 cos थीटा का क्या होता है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा। मतलब जब भी इस तरह से अलग अलग दिया हुआ हो तो आप भी क्या करो, अलग अलग फाइंड आउट कर लो तीसरे के रेस्पेक्ट में, पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। और अब दिमाग लगाओ थोड़ा, दिमाग क्या लगाओगे, अगर हम कह दें दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, तो नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx, मतलब dy न्यूमरेटर में और dx डिनोमिनेटर में। थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो dy by dx जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, dy by d थीटा बाई dx by d थीटा, मतलब d थीटा से हमने दोनों में डिवाइड कर दिया तो मेंटेन रह गया, है कि नहीं। d थीटा को कैंसिल आउट करके फिर तो ये लिख ही सकते हैं, मतलब इतना को इतना लिखा जा सकता है। तो फिर dy by d थीटा न्यूमरेटर में है dy by d थीटा, तो dy by d थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं cos थीटा, और डिवाइड में dx by d थीटा है तो उसे लिख सकते हैं -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा, तो ये हमें मिल जाएगा -1/2 कॉट थीटा, बन गया। यही है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा एक ही एग्जाम्पल से। नोट करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके नाम रहेगा। अच्छा, और ये भी थोड़ा सुन ही लो बाबू,
अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा बोलता कि फाइंड dy बाई डी, ये फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 या कुछ और, मान लो इसी में बोलता फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो क्या करते हैं, पुट कर देते पाई बाई 4, है ना, हो जाता। चलो जगह खाली है कर ही लेते हैं। इन दी प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा, पुट कर देंगे इसमें, है ना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 कॉट पाई बाई 6, क्या हो जाएगा बाबू, कॉट पाई बाई 6 कितना होगा, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, है ना, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3, तो ये हो जाएगा -√3/2, कुछ बच्चों ने लिखा भी है, हाँ तो ये लिख दो, ये हो जाएगा -√3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, नोट करें इसे। डन सर। हाँ बाबू, तो आप लोग एक ट्राई करें। x इज इक्वल टू 80², और आप लोग ध्यान रखें ये जो पैरामीटर होता है, जो तीसरा इंसान होता है वो कोई भी हो सकता है। हमने जो एग्जांपल दिया उसमें थीटा था, किसी दूसरे एग्जांपल में कोई तीसरा आदमी कोई और भी हो सकता है ना। तो x इज इक्वल टू 80² एंड y इज इक्वल टू 280। फाइंड dy बाई डी एक्स एट, फाइंड dy बाई डी एक्स एट t इक्वल टू 1 where a is constant। a कांस्टेंट है बाबू, क्वेश्चन ने बता दिया है कि a क्या है, कांस्टेंट। इसे सॉल्व करें और बताएं कितना आंसर आ रहा है।
राज सिन्हा 1/t, टी का वैल्यू दिया हुआ है 1, शिवम कुमार 1, मनीष यादव 1, पीयूष रॉथ dy/dx इक्वल टू 1, 1 सबका 1 आ रहा है, सबने सॉल्व कर लिया, सबका 1 आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखा जाए कि करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। चलो देखते हैं सॉल्व करके कि 1 आता है या नहीं। देखो यहां x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर है, तो यहां तीसरा जो इंसान है वो t है, तो t के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट कर लो। a कांस्टेंट है ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया है, तो a को बाहर रख सकते हैं, और t स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये मिलेगा t स्क्वायर का 2t, तो ये हो जाएगा 2at, एंड y इक्वल टू 280 दिया हुआ है, y इक्वल टू 280 है, तो दिस इंप्लाइज दैट dy/dt इक्वल्स टू 2a कांस्टेंट और t का dt/dt लिखेंगे तो ये हो जाएगा dt/dt 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2a, तो हेंस dy/dx इसका मतलब होगा dy/dt बाई dx/dt, पुट कर देंगे है ना, तो dy/dt का वैल्यू है कितना 2a, एंड dx/dt का वैल्यू है 280, तो यहां पे 2a खत्म हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 1/t, और क्योंकि t इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो वो पुट कर देंगे t इक्वल टू 1, तो फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1। चलो एक लाइन और लिख ही दिया जाए, पुट t इक्वल टू 1, तो dy/dx इज इक्वल टू 1/1 मीन्स 1, तो ये हो गया बाबू। अब यहां पे ध्यान दो, हम लोगों को जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन होता बहुत है, बट फिजिक्स में जितना यूज आने वाला है वो हम लोगों ने पढ़ लिया, और आप लोगों को बोला था जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन को, है ना, कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसके बाद कहानी बतलाएंगे कि ये डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ना, क्योंकि मतलब पता होगा तभी तो हम लोग खुद से सोच पाएंगे कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है कि नहीं। तो चलो कहानी पे चलते हैं, इसे नोट करें। जॉनसन सिंह आगे नहीं पुट कर सकते हैं, पूछ रहे हो या बता रहे हो बाबू? आगे नहीं पुट कर सकते हैं, पूछ रहे हो या बता रहे हो? अगर पूछ रहे हो तो ये आगे का मतलब क्या है तुम्हारा? अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि शुरुआत में पुट नहीं कर सकते हैं, तो जी हाँ, शुरुआत में नहीं पुट करेंगे, ठीक है। अगर हमें ये t बराबर 1 पे dy/dx फाइंड आउट करना है तो t इक्वल टू 1 शुरू में नहीं पुट करेंगे, जब डिफरेंशिएट कर लेंगे तब पुट करेंगे, पहले नहीं पुट करेंगे। पहले ही नहीं पुट कर सकते, नहीं, पहले नहीं पुट कर सकते, नोट कर लिए, उसका रीजन होता है बाबू। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दो, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। हेडिंग दो, जियोमेट्रिकल मीनिंग
ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये जो कहानी बतलाने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो बतलाने जा रहे हैं, इसमें कहानी तो सुनाएंगे क्योंकि परंपरा तो है, तो कहानी सुनाएंगे, बट हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ ना आए या कम आए, तो हड़बड़ाना नहीं है, बस परंपरा है इसलिए सुनाएंगे, ठीक है। कोशिश भी होगा कि समझ में आए, लेकिन जो लास्ट में रिजल्ट बतलाएंगे वो याद होना चाहिए। कहानी का जो सारांश बतलाएंगे, सारांश लास्ट में जो होता है ना सारांश, कि इससे क्या सीखे, बस वो याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारांश ही तो काम का होता है। देखो हेडिंग आपने दे दिया होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहां एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब एक कर्व है मान लो, जैसे कोई ग्राफ है, जैसे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, ई टू द पावर एक्स हो, जो भी हो। दुनिया में बहुत सारे इक्वेशन है, ऐसे भी बहुत सारे इक्वेशन है जो आप लोग अभी तक नहीं देखे हो, वो भी होता है। और हर इक्वेशन का, हर फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होता है। तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन रहा होगा इमेजिनरी, ठीक है, कोई फंक्शन रहा होगा, इक्वेशन रहा होगा, जिसका कुछ ग्राफ इस तरह से रहा होगा, इस तरह से मान लो ग्राफ है, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, जिसका ग्राफ मान लो ऐसा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे कहने का मतलब है y इज इक्वल टू कॉस एक्स अगर लिखते हैं तो इसका कोई ग्राफ होता है। तो कॉस एक्स अगर हम ले लेंगे इस कहानी में, तो वो तो सिर्फ हमें कॉस एक्स के लिए हो जाएगा। हम इन जनरल कहानी सुना रहे जो सबके लिए वैलिड हो, सब पे वैलिड हो, सबके लिए काम करे, सबके लिए सेम रिजल्ट हो, ठीक है। तो जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, हम इन जनरल क्या ले लिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स अलग अलग क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में ये साइन एक्स रहेगा, तो किसी में लॉग एक्स रहेगा, किसी में ई टू द पावर एक्स रहेगा, है कि नहीं। हमने इन जनरल मान लिया एफ एक्स, और उसका कोई ग्राफ रहा होगा, मान लिया कि इसका ग्राफ ऐसा है। आपको, आप चाहो तो कुछ और भी डिजाइन बना सकते हो, ठीक है, बट जैसा हम बना रहे हैं वैसा ही आप नोट करना है ना। तो मान लिया कि ऐसा ग्राफ है उस गिवन इक्वेशन का। अब देखो, एक मिनट, हाँ देखें, हमने क्या करा, ये जो आर्क हमने लिया, ये जो हमने कर्व लिया, और एक बात ध्यान रखना, आपने सर्कल पढ़ा है, सर्कल में आर्क पढ़ा होगा, जरूरी नहीं है कि कोई सेक्शन, कोई आर्क सर्कल का ही हो। आगे आप पाराबोला पढ़ोगे, हाइपरबोला पढ़ोगे, एलिप्स पढ़ोगे, है ना, बहुत कुछ पढ़ोगे। तो सिर्फ सर्कल का ही आर्क नहीं होता है, आर्क किसी भी डिजाइन का हो सकता है। एलिप्स के पास भी आर्क होता है, हाइपरबोला के पास भी, पाराबोला के पास भी, ठीक है, आर्क होता है, सिर्फ सर्कल के ही पास नहीं होता। आप सिर्फ सर्कल का इसलिए जानते हो क्योंकि अभी तक पढ़े ही सिर्फ सर्कल हो, लेकिन होता दुनिया में और भी बहुत कुछ है। तो ये कुछ रहा होगा डिजाइन, एंड अगर आपको बोला जाए कि किसी कर्व के कोई डिजाइन है और उसके किसी पॉइंट पे, जैसे सर्कल पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करना सीखे होगे, अगर सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना हो, टेंजेंट, तो उस टेंजेंट का मतलब क्या, सर्कल पे मान लो टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, तो टेंजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है जो उस सर्कल को, जो उस आर्क को कट नहीं करे, इंटरसेक्ट नहीं करे, बल्कि उस पॉइंट को जस्ट टच करे। टच करना, इंटरसेक्ट करना दो अलग बातें हैं। जैसे देखो, ये जो सर्कल है, अगर हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो इस पॉइंट को सिर्फ टच करे,
ये जो लाइन है वो इस सर्कल को टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। बट हाँ, अगर मान लो हम ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पास तो उसी पॉइंट से हो रहा है, बट ये उस पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, ये सर्कल को टच नहीं कर रहा है, बल्कि ये इंटरसेक्ट कर जा रहा है, इंटरसेक्ट कर जा रहा है। तो दिस इज द टेंजेंट, बट दिस इज नॉट टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब है जो उसको जस्ट ये छू करके निकल जाए, है ना, जस्ट उसको टच करे, सिर्फ उसी पॉइंट को टच करे, ठीक है। तो दिस इज नॉट टेंजेंट, बट दिस इज टेंजेंट टू दिस पॉइंट। अब देखो हम लोग यहां पे कर क्या रहे हैं, बेसिक तरीका क्या होता है ड्रॉ करने का। हमने 2 पॉइंट लिया बाबू, ये ध्यान से समझने वाली बात है बाबू। हमने एक पॉइंट यहां पे लिया, ये, और एक हमने यहां लिया, 2 पॉइंट हमने लिया। अगर आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करना हो, कॉर्ड, सर्कल में एक कॉर्ड आपने पढ़ा होगा, कॉर्ड का मतलब क्या, कॉर्ड कैसे ड्रॉ करते हैं, तो कॉर्ड बोलते किसे हैं, तो कॉर्ड हम लोग वैसे स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं जो उस कर्व को, जो उस डिजाइन को, जो उस सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट से होकर के पास करे। जैसे देखो ये जो पर्पल कलर का है, दैट इज नॉट टेंजेंट बट दैट इज कॉर्ड, ये कॉर्ड है। बट ये जो ग्रीन कलर से है वो कॉर्ड नहीं है, दैट इज टेंजेंट, है कि नहीं। तो अगर हम इस ग्राफ में कोई कॉर्ड ड्रॉ करना चाहें तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट लेने होंगे। तो एक हमने ये ले लिया P पॉइंट और एक हमने ले लिया Q पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉर्ड। चलो इसको A बोल दिए और इसको B बोल दिए। तो यहां पे AB क्या है, कॉर्ड, AB क्या है, कॉर्ड, लाइन AB क्या है, कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड का कुछ स्लोप होगा, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के पास स्लोप होता है। टाइम को देखते हुए थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं बाबू, ठीक है। तो देखो मान लो ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का अपना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, तो ये हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा एंड बी से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ए का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x, y, क्या मान लिया, x, y, एंड जो b है, b, तो b का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा। तो b का कोऑर्डिनेट देखो हमने क्या करा, इसे मान लिया डेल्टा x, इसे क्या मान लिया, डेल्टा x। इसका कोऑर्डिनेट लिखे हैं x, y, x लिखने का मतलब ये x है, तो ये x है और ये डेल्टा x है, तो मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूरा होगा x प्लस डेल्टा x, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x। और जो y कोऑर्डिनेट होगा उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड दिस इज सपोज c, हमने बोला BC इज इक्वल टू डेल्टा वाई, BC को हमने क्या मान लिया, डेल्टा वाई। तो ये y, इसका जो a है उसका y कोऑर्डिनेट y है, मतलब दिस इज y, मतलब दिस इज y, ये y और ये डेल्टा y, तो ये पूरा हाइट हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज y प्लस डेल्टा y। तो a का कोऑर्डिनेट है मालूम, b का कोऑर्डिनेट है मालूम, तो हम कॉर्ड AB का स्लोप लिख सकते हैं बाबू, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट इन सेम फैशन, हमने पढ़ाया था। तो इसका कोऑर्डिनेट है y प्लस डेल्टा y और इसका y है, तो डिफरेंस करेंगे, चलो पूरा लिखते हैं, y प्लस डेल्टा y माइनस y डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा x माइनस x, तो ये मिलेगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो इस कॉर्ड का स्लोप, AB कॉर्ड का जो स्लोप मिला दैट इज डेल्टा y बाई डेल्टा x, ऐसा मिल गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो,
समझने वाली बात यह है बाबू, ध्यान दो, अभी ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है इसका ये ऐसे है, इस तरह से है ये कॉर्ड, है कि नहीं। एंड ए पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, ए पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, टेंजेंट एट ए, टेंजेंट एट ए, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी सी बात ध्यान दो, ये जो कॉर्ड ए बी है, अगर इसको हम यहां प्रोसीड करें, इसे हम अगर यहां प्रोसीड करें तो यहां पे ये कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लिए अल्फा, ठीक है। तो आप यहां पे कह सकते हो ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है वो कॉर्ड ए बी का स्लोप है, और उसके स्लोप को तो हम लोग tan अल्फा भी लिख सकते हैं बाबू। तो tan अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स मिला है, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखो सबसे बड़ी बात, अगर हम B पॉइंट को, मान लो B जो है मूव कर सकता है, मान लो B पॉइंट ऐसा है जो स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है, तो अगर हम B पॉइंट को यहां पीछे की ओर, मतलब A की ओर अलोंग द कॉर्ड, कॉर्ड से होते हुए, सॉरी कॉर्ड बोल रहे हैं, अलोंग दी आर्क, कर्व, कर्व पे मूव कराते हुए, स्लाइड कराते हुए अगर B को A की तरफ लाते हैं तो देखो होगा क्या। अभी तो इस तरह से है कॉर्ड, कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। जब B यहां पे पहुंचेगा तो कॉर्ड ये हो जाएगा, जब B और यहां पहुंचेगा तो कॉर्ड ऐसा हो जाएगा, जब B और यहां पहुंचेगा तो ये कॉर्ड ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉर्ड, ये जो B पॉइंट है वो जितना A के पास लाएंगे, B को हम जितना A के पास ले जाएंगे, जितना A के क्लोज ले जाएंगे B को, उतना ही ये जो कॉर्ड है वो धीरे धीरे A पे जो टेंजेंट है, A पे जो टेंजेंट है उससे कोइंसाइड होने की कोशिश कर रहा होगा। फिर से बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम B को A की तरफ लेकर के जाएंगे वैसे वैसे ये कॉर्ड घूम रहा होगा, ऐसे, है ना। ये कॉर्ड जो है अभी ऐसे, ये ऐसे घूम रहा होगा, और जितना ज्यादा पास पहुंचेगा A के, ये कॉर्ड उतना ही करीब पहुंच जाएगा इस टेंजेंट के। जब B बहुत पास पहुंच जाएगा, जब B लगभग A पे पहुंच जाएगा, ध्यान दो, जब B लगभग, मान लो जस्ट A के ही पास पहुंच चुका, A पे एग्जैक्टली A पे नहीं पहुंचा लेकिन लगभग वहीं पे है, जस्ट वहीं पे है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कॉर्ड AB होगा, जो AB कॉर्ड होगा वो A पर जो टेंजेंट है लगभग उसी पे ओवरलैप हो चुका होगा, लगभग वो उसी के साथ कोइंसाइड हो चुका होगा, है कि नहीं। तो यहां पे जैसे जैसे B A के पास पहुंचेगा, तो देखो उसको हम लिख क्या रहे हैं, फ्रॉम फिगर we observe that as B APPROCHES approaches A, as B approaches A, जैसे जैसे B A को अप्रोच करेगा, A के पास पहुंचेगा, और ये जो हमने वर्ड लिखा है इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, B टेंस टू A, इसको पढ़ते हैं टेंस, ये जो आप देख रहे हो इसको पढ़ते हैं टेंस टू, क्या पढ़ते हैं, टेंस टू। तो जैसे जैसे B, टेंस टू का मतलब है अप्रोच करना, पहुंचना, तो जैसे जैसे B A के पास पहुंचेगा, तो ध्यान दो जब B यहां पे है तो ये देखो डेल्टा एक्स इतना है, जब B यहां पे होगा
तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं वो परपेंडिकुलर और पहले होगा, बी और ए के पास पहुंचेगा तो परपेंडिकुलर और पहले ड्रॉप होगा, है कि नहीं। मतलब जैसे जैसे बी ए के पास पहुंचेगा तो ये डेल्टा एक्स का वैल्यू पीछे की ओर आएगा, कम होता जाएगा, और बी जितना ए के पास पहुंचेगा ये उतना ही कम होता जाएगा। तो जब लगभग ए पे पहुंच जाएगा, जब लगभग ए पे पहुंच जाएगा तो डेल्टा एक्स लगभग 0 हो जाएगा। हाँ, जब बी लगभग ए के क्लोज आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा तो ये डिक्रीज होते होते लगभग 0 हो जाएगा, अप्रोक्स 0। तो यहां से लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एज जैसे जैसे बी ए को अप्रोच करेगा वैसे वैसे डेल्टा एक्स क्या टेंड्स कर जाएगा, 0। डेल्टा एक्स जो है मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो भी लगभग क्या हो चुका होगा, 0। ठीक है, एक बात और, एंड ध्यान दो, जब ये बी ए के तरफ जा रहा है तो ये ऐसे घूम रहा है, तो ये जो अल्फा एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल जो बन रहा है वो भी तो चेंज होगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो अल्फा यहां बनेगा, और घूमेगा तो अल्फा यहां बनेगा। कहने का मतलब है अल्फा भी तो चेंज होगा, अल्फा भी क्या होगा, चेंज होगा। अच्छा, ये जो टेंजेंट है, ए पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका हम मान ले रहे हैं कि वो थीटा एंगल बना रहा है। तो आप खुद बताओ, जैसे जैसे बी ए के तरफ पहुंच रहा है वैसे वैसे ये कॉर्ड टेंजेंट पे ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जो कॉर्ड अल्फा एंगल बना रहा है वो भी धीरे धीरे थीटा की ओर बढ़ रहा होगा, थीटा बनना शुरू हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड सिर्फ यही नहीं होगा, एंड अल्फा जो है टेंड्स करेगा थीटा को। जैसे जैसे बी पहुंचेगा ए के पास वैसे वैसे डेल्टा एक्स 0 की ओर बढ़ेगा, 0 होने की कोशिश करेगा, और जो अल्फा है वो थीटा बनने की तैयारी कर रहा होगा, थीटा लगभग थीटा बन चुका होगा, है ना। एंड नहीं, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो देखो इसी को हम ऐसे लिख रहे हैं, और ये जो tan अल्फा इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, तो अब ये जो इतनी सारी बातें हमने ऐसे लिखा है इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है। देखो पहली बात तो ये है दिस इंप्लाइज दैट ये जो अल्फा टेंड्स टू 0 है, अल्फा टेंड्स टू 0 दैट इज tan अल्फा टेंड्स टू tan थीटा। अगर अल्फा थीटा को अप्रोच कर रहा है तो tan अल्फा tan थीटा को अप्रोच करेगा, है ना। तो tan अल्फा जो कॉर्ड था, tan अल्फा जो स्लोप था वो कॉर्ड का था, tan थीटा जो स्लोप है वो टेंजेंट का है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्ड का स्लोप था अब वही टेंजेंट का स्लोप बनने जा रहा है, वही जो है टेंजेंट का स्लोप बनने वाला है। तो ये जो इतना आया है, ये जो इतना आया है इसी को हम लोग अब ऐसे लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट हो सकता है ये वाला लाइन थोड़ा सा कम समझ में आए बट कोई प्रॉब्लम नहीं। tan थीटा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये जो लाइन है देखो हमने tan अल्फा को रिप्लेस कर दिया tan थीटा से, कैसे लिखा है वो बतला रहे हैं। tan अल्फा को रिप्लेस किया tan थीटा से, तो tan अल्फा को tan थीटा लिख कब सकते हैं, जब अल्फा थीटा बन गया होगा, जब अल्फा लगभग थीटा की ओर पहुंच चुका होगा, लगभग थीटा ही बन चुका होगा। और ये होगा कब, ये होता तब है जब डेल्टा एक्स लगभग 0 बन जाए। तो इसी को मैथमेटिक्स के शब्दों में हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये सब आप 12th में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, एक लिमिट चैप्टर होगा, वहां ये सब पूरा
एक चैप्टर ही पढ़ोगे। यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक्सप्रेशन लिख करके डायरेक्ट बतला रहे हैं, वहां पे पूरा चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। इसीलिए अगर कम भी समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स में इस लाइन का यूज होने वाला नहीं है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू, ये लिखने का क्या मतलब है, ये लिखने का मतलब ये है कि हमने अल्फा को थीटा लिखा, लेकिन वो तब हो सकता है जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जब डेल्टा एक्स लगभग क्या हो जाए, जीरो, तब हम लोग tan अल्फा को tan थीटा लिख सकते हैं। तो इसको ऐसा करते हैं, अगर इसको हम a मान लिए हैं तो यहाँ पे हम लिख दे रहे ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो बाद में। यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम a, मतलब इक्वेशन हम कहां से लिखे हैं, फ्रॉम a से। तो दिस इंप्लाइज, अब ये जो टर्म है, ये जो टर्म देख रहे हो आरएचएस में जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हो, उसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ये dy बाई dx। ये जो आरएचएस में जो आप उतना डब्बा में देख रहे हो लिमिट, ये LIM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, LIM। डिटेल फॉर्म होता है लिमिट, LIMIT, शॉर्ट में लिखा जाता है LIM। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हमें ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है। तो अगर x में चेंज बहुत छोटा होगा तो y में भी चेंज बहुत छोटा होगा। देखो जब b बहुत पास होगा a के, जस्ट यहीं पे होगा, तो डेल्टा x भी बहुत छोटा होगा और डेल्टा y भी बहुत छोटा होगा। और जब बहुत छोटा होता है चेंज जब बहुत छोटा होता है तो उसी को तो हम लोग लिखते हैं क्या, उसी को तो हम लोग लिखते हैं d। छोटे से चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल d से, है ना। तो इतने से क्वांटिटी को रिप्लेस कर दिया हमने dy बाई dx से। तो अब देखो ये जो कहानी सुने हो, इस कहानी का यूज आपको चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आएगा कहानी का, इस एक्सप्रेशन का यूज नहीं आएगा, लेकिन कहानी जो सुनाए हैं वो यूज में आएगा। कहानी याद रखना बाबू। और कहानी का सारांश क्या है वो देखो, सारांश, कहानी का सारांश ये है, tan थीटा क्या है, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट ए, tan थीटा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, है ना। और tan थीटा के बराबर कौन आ गया, dy बाई dx। तो अगर tan थीटा स्लोप है टेंजेंट का, तो dy बाई dx में क्या होगा, स्लोप, LHS इक्वल टू RHS। अगर LHS में स्लोप है तो RHS में भी क्या होना चाहिए, स्लोप। तो ये हमें सारांश यही बतलाता है कि जो टेंजेंट का मतलब जो dy बाई dx हम लोग इतने 3-4 क्लास से पढ़ रहे थे, वो और कुछ नहीं, वो एक्चुअली स्लोप का फॉर्मूला है, वो एक्चुअली स्लोप बतलाता है। क्या बतलाता है, स्लोप। ठीक है, तो आप इसे नोट कर ले, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम काफी ओवर हो चुका है। आप नोट करें, इस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। स्लोप को डिफाइन करते हुए नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे। इसे नोट कर लें सब लोग। और यहां पे आप लोग सुने, ये जो लाइन ए बी हमने ये जो सिंबल दिया है, ठीक है, ये सिंबल हटा लो, इसे आप इंप्लाइज का सिंबल बना दो। लाइन ए बी जो है वो क्या है, कॉर्ड है। ये जो सिंबल होता है दिस इज द सिंबल ऑफ टेंस टू, टेंस टू का मतलब होता है अप्रोच करना, पहुंचना। इसका स्टेटमेंट आपको नेक्स्ट क्लास में लिखाएंगे, ठीक है, सबका हो गया, ओके। और होमवर्क जो चैट सेक्शन में दिया जाता है या आगे और भी जो देंगे वो आप लोग सॉल्व करना, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आप भेज सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो बंद करें बाबू, सब लोगों ने नोट कर लिया। ओके, वीडियो बंद कर रहे हैं बाबू।
सभी लोगों को थैंक यू।